नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन। मतलब प्यारे दोस्तों, हम क्या है एनसीईआरटी में अब प्रीवियस ईयर के सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आज हम करने वाले हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन या किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हिंदी में क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अगर भाषा का प्रयोग करेगा तो वो काफ़ी सीखेगा। यानी एक भाषा शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए ताकि भाषा संबंधी उनकी पकड़ मजबूत हो सके। इससे उनमें भाषागत बोधगम्यता बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखेंगे कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। यानी कि एक भाषा की कक्षा है और उसमें एक जो टीचर है वो बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, तो वह करता है कि बच्चे सवाल के बंधे बंधाए जवाब न दें। यानी कि रटे रटाए जवाब न दें, वो अपनी समझ से सोच से उसका आंसर आप दें। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि भाषा स्वयं में, यानी भाषा स्वयं में क्या है? ऑप्शन ए सही है। एक क्या नियमबद्ध व्यवस्था है। यानी कि भाषा का जहाँ तक प्रश्न है वह यह स्वयं में एक क्या नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है। ध्यातव्य हो कि यह संप्रेषण का एकमात्र साधन है। ठीक है, अगला है कि भाषा का प्रयोग। ठीक है, भाषा का प्रयोग क्या है आपको बताना। ऑप्शन बी सही है कि जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ठीक है, 95 क्वेश्चन है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन डी सही है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है आपको क्या होता है? ऑप्शन सी सही है कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। यानी कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है क्या है आपको बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि यानी भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। यानी भाषा के विभिन्न रूपों का अगर प्रयोग करते हैं तो भाषा अर्जन में आपको क्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी भाषा अर्जन के पीछे निहित उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके एवं साथ ही साथ भाषागत व्यापक पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो से संभव है। ठीक है, यानी कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा जो होता है ये रखना क्या पोर्टफोलियो से ही संभव होता है। ठीक है, अगला है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में क्या कहा गया है कि यानी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है यह क्या साधन होता है। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन नहीं अपितु एक साधन है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह कहा जाए कि ये पुस्तकें एकमात्र संसाधन है। ठीक है, उचित नहीं है। अगला क्या है? पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? एक साधक के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, अगला क्या है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है। तो बच्चों की जो भाषा के आकलन का सबसे प्रभावी जो तरीका होता है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, यानी बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका यह है कि उनसे पाठ्य सामग्री पर प्रश्न पूछे जाएं एवं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। ठीक है, अगला क्या है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या कहलाता है। ऑप्शन सी है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। यानी कि भाषा सीखने सिखाने एवं आकलन के तरीकों के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण बातें ध्यातव्य है। यानी कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना एवं वर्णन करना। ठीक है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में आपको क्या करना है। ऑप्शन बी सही है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित यानी परिचय कराना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि भाषा के व्याकरण की समझ को, यानी कि भाषा के व्याकरण की समझ को, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, कि संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, यानी जहाँ तक भाषा के व्याकरण की समझ का प्रश्न है, इसे महत्वपूर्ण संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आकलन यानी आकलित करना चाहिए, न कि लघुत्तर वस्तुनिष्ठ संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, आपको बताना। ऑप्शन सी सही है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपके क्या है, पैराग्राफ से है, यानी कि कविता देखेंगे। कविता के बाद इसमें इस पे आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांद की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विष क्लेश के, काले बादल उड़ते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो ये क्या, चांदी की रेखा सुमित्रा नरेंद्र पंडित के द्वारा रखी गई है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस पे है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा, इस पंक्ति का भाव क्या आपको बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। यानी कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है अंधेरे के बाद प्रकाश का आवर्तन, यानी कि अंधेरे के बाद प्रकाश आता ही है। अंधेरा और उजाला ये दो घटक हैं जिनका क्रमिक आगमन होता है। ये उसी प्रकार है जैसे सुख के बाद दुख होता है, लाभ के बाद हानि होता है, रात के बाद दिन होता है। ठीक है, जीवन के बाद मरण। अगला क्वेश्चन है कि काले बादल किसका प्रतीक है, आपको बताना है। तो यह क्या है, जातिगत वैमनस्य का प्रतीक होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि प्रस्तुत काव्यगत प्रकृतियों में काले बादल जातिगत वैमनस्य के प्रतीक के रूप में यहाँ दर्शाए गए हैं, न कि मानसून, तूफान एवं गर्मी के संदर्भ में। आगे देखेंगे, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। ये आपको क्या है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्यों है, क्योंकि काले बादल में रहती चांदी की रेखा में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि अगर एक ही शब्द में दो अर्थ निकलता है, ठीक है, तो वहाँ पर श्लेष होता है। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्द विशेष में कई अर्थ चिपके रहते हैं। दूसरे शब्दों में जहाँ एक शब्द के प्रकरण में अपेक्षित अनेक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्न में से बादल का पर्यायवाची आपको बताना है। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ध्यान रखना, कौन सा जो नहीं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जलद, पयोधर, अघन, ये क्या बादल के पर्यायवाची हैं। और जलद जो है किसके पर्यायवाची है, ये आपके जलद जो है ये कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसको भी आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि स्वतंत्रता का विलोम बताइए। स्वतंत्रता का विलोम होता है परतंत्र हो जाता है। ठीक है, सॉरी, स्वतंत्रता का विलोम देखेंगे तो पराधीन हो जाएगा। स्वतंत्रता का विलोम पराधीन होगा। ठीक है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है। कवि जो है आशा की किरणों को देखने और सुनने की बात करता है। प्रस्तुत काव्य में कवि आशा की किरण को देखने एवं सुनने की बात करता है। कारण यह है कि आशा पर ही समग्र सृष्टि अवलंबित है। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं जो गद्यांश से है संबंधित। जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। ठीक है, वहाँ एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्या स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे। यानी इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे बच्चों, क्योंकि
ये पैराग्राफ पढ़ने में समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जरूर पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी पैराग्राफ बड़ा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में ऐसे ही पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़े आते हैं आपके समय को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। तो बहुत फास्ट पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं सीधे। क्वेश्चन है कि सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य है क्या, आपको बताना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि लेखक का मानना था, क्या मानना था, कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी होती है। तो ये उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आत्म उपसर्ग किस शब्द में निहित है। तो आत्म उपसर्ग किस शब्द में निहित है, तो ये क्या, परमात्मा में है। ऑप्शन सी सही है। आत्म उपसर्ग आत्मसम्मान, आत्मीय और आत्मनिर्भर में है, ठीक है। परमात्मा में उपसर्ग नहीं है। यानी आपको बताना है कि आत्म उपसर्ग में किस शब्द में नहीं है, ठीक है। यानी आत्म उपसर्ग किस में नहीं, आपसे नहीं पूछा गया था, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण क्या है, आपको बताना। ऑप्शन ए सही है कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शताब्दी में कौन सा समास आपको है बताना है। तो शताब्दी में आपको क्या, द्विगु समास है, क्योंकि पहले संख्यावाची है, ठीक है। इसमें द्विगु समास है। जिस समास का प्रत्यय प्रथम पद संख्यावाची हो और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चतुर्दिक, चारों दिशाएं, त्रिफला, तीन फलों का, ठीक है। यानी कि जिसमें पहला जो है संख्यावाची होता है। अगला क्या है, गांधी जी, ठीक है। गांधी जी क्या अकर्मण्यता को मान्यता नहीं देते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 19 कि गांधी जी अकर्मण्यता, सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है बताना है। ये आपका ऑप्शन सी यानी अनुशासित, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका उपयोगी शब्द का विलोम बताइए। तो उपयोगी शब्द का विलोम होता है अनुपयोगी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पर्यावरण के भी 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार से सभी ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो सीटेट के लिए यहाँ पर कराया जा रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।